स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 अर्थात हिंदी गद्य साहित्य में अब तक हमने 2 कहानियां देखी। उससे पहले हम हर रोज की तरह एक बार जितने छात्र हैं हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल उनका एक बार नाम आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। दुर्गेश बालाजी नावेकर, दुर्गा भीमराव वानोळे, तुकाराम गुणवंत थगनारे, आदिल रफीक शेख, उसके उपरांत रोहित बालाजी नवरे, परमेश्वर वैजनाथ भिसे, ज्ञानेश्वर सुभाष मंडके, सुनील बालाजी हुर्दुके, हिरामण नागोराव मुरमुरे, ज्ञानेश्वर नागोराव मुरमुरे, अजिंक्य संपत देवकर, मुक्ता राजू सूर्यवंशी, अश्वजित भैरव जाधव, समाधान लिंबाजी मोटे, श्रद्धा गोवर्धन ढगे, मुस्कान मुस्ताइन शेख, बलिराम लहू गोरे, संगीता मारुति भाई मारे, शिवकुमार अजित कुमार सुरवसे, निकिता मानिक मस्के, निखिल बापू रोकड़े, सूरज गौतम किरत कुड़वे, कार्तिक कर्ण डोलारे, अंजलि आबाजी काकड़े, आरती सुदर्शन वेद पाठक, महेविश मुस्तफा बागवान, पृथ्वी प्रकाश राठौड़, वैष्णवी रामराव नाइक और मंगेश दत्ता शिंदे। ये 29 छात्र हैं। कृपया अपना वीडियो और माइक दोनों बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है, माइक भी बंद कीजिए। हाँ ठीक। तो महेविश जी, रोहित जी और अंजलि जी तीनों का हार्दिक स्वागत है। अब हम आरंभ करेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले कथा यात्रा इस पुस्तक में जो भूमिका आदरणीय डॉक्टर माधव सोनटके जी ने लिखी हुई थी उसका विश्लेषण किया, उसका वीडियो भी बनाया हुआ है, वो आप जरूर देखें। उसके उपरांत हमने पहली कहानी जिसका शीर्षक है जमींदार का दृष्टांत, इस कहानी का विश्लेषण 3 भागों में किया हुआ है, वो भी आप देख लीजिए, जिसकी YouTube लिंक मैंने डाल दी है। उसके उपरांत हमने एक दूसरी कहानी भी आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी, एक टोकरी भर मिट्टी, डॉक्टर माधवराव सप्रे द्वारा लिखित। इसकी भी कल तासिका हो चुकी थी, उसकी भी YouTube लिंक डाल दी है। उसे बार बार देखिए ताकि आप मतलब जो भाग रहा है उसको आप देख सकते हैं। अगर आपके घर में कंप्यूटर हो तो उसको डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर में भी रख सकते हैं। अगर आपका मोबाइल 127 GB से ज़्यादा का है तो मोबाइल में भी आप बहुत आसानी से वो रख सकते हैं, उतनी जगह उसमें होती है। अब देखिए, आज हम एक ऐसी कहानी की ओर जा रहे हैं जिस कहानी का बहुत नाम है हिंदी साहित्य में। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐसी कहानी भी लिखी गई है जिस कहानी को लगभग 100 वर्षों से हर वर्ष किसी न किसी पाठ्यक्रम में लगाया जाता है। और ये कभी 11वीं 12वीं की कक्षाओं की कहानी है, तो कभी बीए के छात्रों को ये पढ़ाई जाती है, कभी एमए के छात्रों को पढ़ाई जाती है। ऐसी एक कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी थी 1962 में। सुनील दत्त और नंदा उसमें प्रमुख कलाकार थे। मौनी जी ने उसे निर्देशित किया था, बिमल रॉय जी ने निर्मित किया था, मौनी भट्टाचार्य जी ने उन्हें निर्देशित किया था। बहुत ही अच्छी फिल्म थी। उसकी भी YouTube लिंक मैं बाद में डाल दूंगा आपके ग्रुप पर। हम बार बार वो छात्रों को दिखाते हैं। साथ ही साथ देखिए, लेखक का परिचय जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, अब ध्यान रखिए, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने केवल 3 कहानियां लिखी। देखिए, प्रेमचंद जी ने 700-800 कहानियां लिखी, प्रेम प्रसाद जी ने 300 कहानियां लिखी, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने केवल 3 कहानियां लिखी। और 3 कहानियों में से ये एक कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक मानदंड मानी जाती है हिंदी कहानी के क्षेत्र में, उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हम चलते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का परिचय प्राप्त करने के लिए। देखिए, चंद्रधर शर्मा ये उनका नाम है, गुलेरी ये उनका उपनाम है जो उनके गांव से जुड़ा हुआ है। जैसे
बहुत सारे कवियों शायरों को उनके गांव का नाम दिया जाता है, जैसे मलिहाबादी, जैसे लुधियानवी। उस प्रकार से ये नाम उनको दिया गया है, जो गुलेरी के रहने वाले थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म सन 1883 में हुआ। आधुनिक हिंदी कहानी, निबंध तथा समीक्षा एवं भाषा शास्त्र के विकास में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप संस्कृत के प्रकांड पंडित थे तथा अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार थे। आपने केवल 3 कहानियां लिखी, लेकिन इन्हीं 3 कहानियों की बदौलत आपने हिंदी कहानियों के आरंभिक दौर में एक नया मोड़ देने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया है। सबसे विनती है कि बीच में छोड़ करके न जाएं। आपके सामने जो 4 आइकॉन है उसमें से फोन का जो लाल आइकॉन है उसको स्पर्श न करें, आप बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, गूगल मीट में एक बार शामिल होने पर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप उसमें से बाहर न हो जाएं। जैसे अभी अंजलि काकड़े बाहर हो गई, ध्यान रहे उस लाल को स्पर्श नहीं करना है। तो देखिए, उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी और इन 3 कहानियों से उन्होंने हिंदी के आरंभिक दौर को एक नया मोड़ देने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। और ये जो कहानी है, उसने कहा था कहानी इतनी लोकप्रिय रही है कि अब तक न जाने कितने कथा संग्रहों में से स्थान मिला है। अनेक कथा संग्रहों में जो हिंदी साहित्य के, कहानी साहित्य के इतिहास पर एक कुछ संकलन निकलते हैं उस इतिहास को समझने के लिए, तो उन संकलनों में इस कहानी का जरूर से जरूर जिक्र होता है। और अनेक विद्वानों ने इसकी विशेषताओं को अपनी अपनी दृष्टि से आंका है। वस्तुतः हिंदी कहानी का अभी शैशव काल ही था, मतलब जिस समय ये कहानी लिख रहे थे उस समय हिंदी कहानी कोई विकसित नहीं हुई थी, वो शिशु अवस्था में थी, शैशव अवस्था में ही थी। 1915 ईस्वी में गुलेरी जी ने इस कालजयी कहानी की रचना की है, कर सके हैं। किशोर प्रीति का एक ऐसा उदात्त और त्यागमय रूप यहाँ प्रकट होता है जिसमें वीरता, शौर्य, त्याग और प्रेम पर सर्वस्व न्यौछावर करने का युग प्रेरक आदर्श कथानायक लहना सिंह के रूप में प्रस्तुत होता है। ध्यान रखिए, बचपन में प्रेम हुआ था, लेकिन बचपन का प्रेम एक मुलाकात, 2-4 मुलाकातें होने के उपरांत दोनों लड़का लड़की अलग अलग पले और बाद में जाकर के उस लड़की के एक वचन के खातिर उस लड़के ने प्रौढ़ावस्था में अपना बलिदान किस प्रकार दिया, इस प्रकार की यह कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी। साहित्य शास्त्र की बंधी हुई परिपाटी का प्रेम चित्रण यहाँ नहीं है। 12 यह एक ऐसा प्रेम है जो पूरी तरह से प्रेम की परिभाषा में आता नहीं, जिसको हम आजकल प्रेम नहीं कह सकते। 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की के बीच उस समय के परिवेश में प्रेम की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस प्रीति पर अडिग विश्वास की 25 वर्ष बाद मिलने पर भी प्रौढ़ा सूबेदारनी को विश्वास है कि वह प्राणपण से मेरे पुत्र को बचाने की चेष्टा करेगा। चेष्टा मतलब यहाँ प्रयत्न, मराठी का चेष्टा मजाक होता है, हिंदी में चेष्टा का अर्थ होता है प्रयास। उस विश्वास का रक्षक लहना सिंह अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उसने कहा था कि वचन को पूरा करता है। यही इस दिव्य प्रेम की शाश्वतता का रहस्य है। शिल्प संरचना और भाषा वैभव की दृष्टि से भी यह अपने समय की से बहुत आगे की रचना थी, इसीलिए आज भी उसमें वही रस मिलता है जो पहले मिला करता था। तो ये जो उसने कहा था, जो हमारे पाठ्यक्रम की तीसरी कहानी है, उसमें प्रेम है, बलिदान है, शौर्य है, वीरता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है बाल्यकाल में जो एक बच्चों की जो निष्पापता होती है, जो निरीहता होती है, वो हमें प्रौढ़ावस्था में भी किस प्रकार देखने को मिलती है, यह इस कहानी में प्रकट करने की कोशिश की है। अब देखिए, यह कहानी अनेक लगभग 10-12 अलग अलग परिच्छेदों में विभक्त है। पहले परिच्छेद की ओर जाते हैं।
उसने कहा था, कहानी लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। बड़े बड़े शहरों के एक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए एक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर ही अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ का अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह बादशाह कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बत्तखों और गन्ने खोमचे और भारे वालों के जंगल से राह लेते हैं, राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं है, पर मीठी छुरी की तरह महीन वार करती है। महीन मतलब सूक्ष्म। यदि कोई बुढ़िया बार बार बिन चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के नमूने हैं, हट जा जीगे जोड़िए जिणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, तू पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। अब ध्यान रखिए, ये जो वर्णन है ये आकस्मिक वर्णन है, और इस वर्णन में क्या है कि अमृतसर नाम का एक शहर है, आप जानते हैं पंजाब का शहर है अमृतसर, अपने सुवर्ण मंदिर के लिए जैसे प्रसिद्ध है, वैसे कुछ अन्य चीजों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे बंबू कार्ट, वहाँ का बंबू कार्ट वाले लोग हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। और इनमें से जो लोग इक्का चलाते हैं, टांगा चलाते हैं, वे किस प्रकार से लोगों को सामने आने से रोकते हैं, अपने तांगे से हटने के लिए कहते हैं उसके रास्ते से, इस प्रकार की यहाँ बातें हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात ये यहाँ कही गई है कि ये कहते हैं बचो खालसा जी। खालसा किसे कहते हैं? सिखों में जो आदरणीय व्यक्तित्व होता है उसे खालसा कहते हैं। उनके लिए कहते हैं बचो, हमारे तांगे के सामने मत आओ, हमारे इक्के के सामने मत आओ। फिर कहते हैं हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, बादशाह का मतलब बादशाह, बादशाह जी हटिए, कहीं हमारे घोड़े के नीचे आप न आ जाएं, आप यहाँ से हट जाएं, इस प्रकार से वे उनसे कहते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई बुढ़िया बीच बीच में आ रहे, देखिए बूढ़े लोग तो मतलब जैसे युवा या बच्चे झट से हट जाते हैं, वैसे बूढ़े हटते नहीं हैं, तो उनके लिए कहा जाता है हट जा जीने जोगी है। अरे तू जीने के योग्य है, तू मरना क्यों चाहती है? हट जा कर्मा वाली है, हे दयावंत, हट जा। कर्म का अर्थ फारसी में दया होता है और हिंदी में कर्म काम होता है। हट जा पुत्ता प्यारी है, अरे पुत्रों की प्यारी है, तू क्यों मरना चाहती है, हट जा। बच जा लंबी उम्र वाली है, तू तो लंबी उम्र की है, तू क्यों मरेगी मेरे सामने आकर। इस प्रकार से वाक्य कहते हैं, ताकि देखिए तो अमृतसर के बंबू कार्ट वाले तांगे वालों की ये भाषा है, और ये भाषा अत्यंत समीचीन है, सभ्य है, जो अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर यही बात किसी अन्य शहर में होगी तो वहाँ तांगे वाला गालियां देगा, तो गालियों की जगह यह दुआएं दे रहे हैं लोग। ये कितनी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत होती है।
ऐसे बम्बू कार्ट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। अब देखिए यहाँ लहना सिंह और वो लड़की पहली बार आ मिलते हैं। जो 12 साल का लड़का है, 8 साल की लड़की है, वो पहली बार आकर के एक दुकान पर मिलते हैं। देखिए कितना बढ़िया दृश्य है। ऐसे बम्बू कार्ट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उनके बालों और ढीले सुथने से जान पड़ता था कि यह दोनों सिख हैं। आप जानते हैं कि सिखों में दो प्रकार के सिख होते हैं, एक निजधारी सिख और दूसरे केशधारी सिख। तो ये केशधारी सिख थे। छोटे बच्चे को बहुत अच्छी तरह से केश थे, उसे पगड़ी भी बांधी हुई थी। तो लड़का किस लिए आया था? वह अपने मामा के केश धोने के लिए, बाल धोने के लिए दही लेने आया था। आप जानते हैं कि सिखों में जो सिख लोग हमेशा पगड़ी बांधे रखते हैं, लेकिन बीच में जब वो स्नान करते हैं तो उसे दही से उसे साफ करते हैं, मतलब दही लगा करके बालों को धोते हैं। तो वो दही लेने आया था उस दुकान पर। और यह रसोई के लिए बड़ियां लेने आई थी। कुछ बड़ियां लेने के लिए लड़की, छोटी लड़की आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था। दुकानदार कहाँ गूंथ रहा है? एक परदेसी से, एक बाहर से आए हुए व्यक्ति से, जो शेर भर के गीले पापड़ों को की गड्डी को बिना गिने 1 2 3 4 की ऐसे कितने उस से एक शेर पापड़ों में कितने पापड़ होंगे वो गिन करके ले रहा था। उसके बिना नहीं हटता था। अब लड़कों में जैसे ये काम चल रहा है, दुकानदार एक दूसरे ग्राहक से फंसा हुआ है, तो ऐसे में ये लड़का लड़की आकर के आपस में निष्पाप रीति से बोलना शुरू कर देते हैं, प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। तेरे घर कहाँ है? एक ने पूछा, उत्तर दिया मगरे में। और तेरे? मेरा घर मगरे में है। मगरे में मतलब मगरिब दिशा की ओर का। और वो पूछती है तेरा घर कहाँ, तेरे घर कहाँ है? तो उत्तर देता है माझे में, मतलब अमृतसर के मध्य में, मतलब जो शहर है, बड़ा शहर, उसके मगरिब में लड़की है, लड़की रहती है। और लड़का माझे में, मतलब गांव के मध्य विभाग में रहता है। यहाँ कहाँ रहती है? वो लड़की कहती है अत्तर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा हैं। मैं अत्तर सिंह की बैठक में रहती हूँ, वे मेरे मामा है और मैं इधर आई हूँ। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। अब देखिए माझा, अब देखिए मगरिब मतलब दिशा पता चली, माझा मतलब ये भी दिशा पता चली, लेकिन मगरिब में भी कहाँ? वह अत्तर सिंह की बैठक, वो लड़की का, और लड़के का माझे में मामा के घर जो गुरु बाजार में है। आप जानते हैं कि सिखों में गुरुओं को बहुत महत्व दिया जाता है। सिख धर्म संप्रदाय की स्थापना ही गुरु नानक देव जी ने की है और उनके 10 गुरु पता है। तो गुरु बाजार, जहाँ जहाँ वो आदरणीय नाम देते हैं वहाँ गुरु कहा जाता है। और वो अपने आप को शिष्य कहलवाते हैं, जिसका अपभ्रंश सिख है। और वो परम पिता परमात्मा को वाहे गुरु, सबसे बड़ा गुरु कहते हैं, और उसके प्रतिनिधि के रूप में गुरु नानक देव जी वगैरह। ये सारी बातें ज्यादा बताने के योग्य नहीं है, ये आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इतने में दुकानदार निपटा, मतलब दुकानदार जो परदेसी व्यक्ति को दिखा रहा था, वो पापड़ गिना रहा था, वो निपट गया, मतलब उसका काम हो गया और वो आगे चला गया। मतलब वो ग्राहक निकल गया। अब दुकानदार ने इनसे पूछना शुरू कर दिया। दोनों ने सौदा लिया, मतलब लड़की ने बड़ियां ली, लड़के ने दही ले लिया। और कुछ दूर जाकर के लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा तेरी कुड़माई हुई? अब देखिए कुड़माई, जिसको हम आम तौर पर हिंदी में मंगनी कहते हैं, मतलब लड़का लड़की दोनों की शादी फिक्स हो जाना। अब ये छोटे बच्चे हैं और बच्चे ने मजाक मजाक में तेरी कुड़माई हो गई ऐसा पूछा। इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ा करके दत्त कहा और वहां से निकल गई, दौड़ गई। लड़का मुख देख करके रह गया। यानी उसको भी पता है कि 8वें साल, आयु के 8वें साल, देखिए उस जमाने में शादियां बहुत जल्दी हुआ करती थी। 100 वर्ष पहले की बात है, 100 सवा 100 वर्ष पहले की बात है। तो ये लड़कियों का विवाह उस समय बहुत जल्दी हो जाया करता था। और वो लड़की वहां से निकल गई। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ,
अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। अब कहीं ना कहीं ये लड़का लड़की मिल जाते हैं, कभी दही वाले के यहाँ, कहीं दूध वाले के यहाँ, कहीं सब्जी वाले के यहाँ, वगैरह वगैरह। महीना भर यही हाल चलता रहा, हर रोज 30 दिन लगातार ये एक दूसरे से मिलते रहे। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हुई, हो गई? तो उसके उत्तर में वही धत्त मिला और वहां से वो भाग गई। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की ने लड़के की संभावना के विरुद्ध, उसके अंदाजे के विरुद्ध कह दिया, हाँ हो गई, हाँ हो गई, कुड़माई हो गई, मंगनी हो गई। कब? उसने पूछा। कल, देखते नहीं ये रेशम का कढ़ा हुआ शालू, शालू मतलब शालू जो होता है ना, शाल एक प्रकार की, वो पहन करके वो आई थी और वो रेशम से कढ़ा हुआ था और उसकी मंगनी हो चुकी थी 8 साल की आयु में। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, लेकिन उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ उसके साथ हुआ था। हर रोज वो लड़की भाग जाती थी धत कह करके, लेकिन आज उसने कह दिया कि उसकी कुड़माई हो चुकी है, उसकी मंगनी हो चुकी है, तो वो क्रोध में आ गया। क्यों आ गया उसको पता नहीं। 12 साल की आयु है लड़के की। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, क्रोध से गटर में डाल दिया, इस लड़के को उठा करके फेंक दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, जो छाबड़ी वाला होता है ना, फेरी वाला, उसकी सारी कमाई फेंक दी। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया। दूध वाले का दूध निकाल कर गोभी वाले मतलब सब्जी वाले के ठेले में डाल दिया। इतना ही नहीं, सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा गया। वैष्णव जो संप्रदाय है हिंदुओं का, जो हर रोज स्नान करना बहुत जरूरी मानता है, और उस वैष्णवी से वो टकरा गया और अंधे की उपाधि, अंधा है क्या, ऐसी उपाधि पाई, तब कहीं जाकर घर पहुंचा। अब देखिए, अब 30 दिन लगातार ये बच्चे आपस में मिल रहे हैं। वो लड़का हर बार पूछ रहा है कि तेरी कुड़माई हुई क्या? लड़की धत कह करके निकल जाती है। परंतु ध्यान रहे, परंतु यहाँ उस लड़के का किशोरवयीन, जिसको हम कहते किशोर अवस्था का एक प्रेम उस लड़की पर बैठा था, और उस लड़के को जैसे लगा कि इसकी मंगनी किसी और के साथ हो चुकी है, तो वो क्रोधित हुआ। यह इस प्रकार से यहाँ पहला अनुच्छेद परिच्छेद यहाँ इस कहानी का समाप्त होता है। अब चलते हैं दूसरी ओर। लगातार झट से 25 वर्षों का फासला। ये कहानी घट करके लड़का लड़की बम्बू कार्ट अमृतसर में जो उनके बचपन में भेंट हुई थी, उसके ठीक 25 वर्ष बाद क्या होता है ये देखेंगे। राम 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 राम, ये भी कोई लड़ाई है? दिन भर खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। यह गैबी गोले से, मैंने कहा बीच में छोड़ करके मत जाना, और छोड़ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। और 100-100 गज धरती उछल उठती है। इस गैबी गोले से कोई बचे तो लड़े। यहाँ दैवी हो चुका है, जो मूलतः गैबी शब्द है, जो होता है चमत्कारी। इस चमत्कारी गोले से कोई बचे तो लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जलजला मतलब भूकंप, धरनी कंप, भूकंप, या जिसको हम भूचाल कहते हैं। वह जो कहीं खंदक के बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। यह एक बहुत बड़ा संवाद है। लहना सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में ही बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों से झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे उस फिरंगी मेम की बाग में। अब यहाँ झटका, झटका जो सिखों में
बकरे को काटने का, जैसे मुस्लिमों में हलाल करने का रिवाज है, वैसे सिखों में झटका करने का रिवाज है। तो झटका करके बकरे को मार कर खाएंगे, खा पी करके सोए रहेंगे, और फिर उसी फिरंगी मतलब फ्रेंच मेम की बाग में हम रहेंगे। तो इस प्रकार से आज इस कहानी का पहला भाग आपके सम्मुख हमने प्रस्तुत किया है। कल इस कहानी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंदी जय नागरिक, क्योंकि हमें दूसरी तासिका में भी जाना पड़ता है। धन्यवाद।